हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो बेटा, जैसे हम 11वीं क्लास में टॉपिक डिस्कस कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग, और उसमें हमारा जो यूनिट है केमिकल बॉन्डिंग, उसमें जो टॉपिक चला हुआ है वो है MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो लास्ट वीडियो में हमने जो किया था MOT का बेसिक पार्ट डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपके मेन पोस्टुलेट आपके बताए थे कि मेन पोस्टुलेट ऑफ MOT क्या है। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे से समझ आ गए होंगे वो, और किसने वो आपके प्रपोज की थी MOT, ये बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, क्या होता है, या जो MOT है वो कैसे डिफ़र करती है VBT से, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कैसे डिफ़र करती है, ये कल बातें हम सब आपको बता चुके हैं। अब नेक्स्ट बेसिक इंट्रोडक्शन में हम पार्ट सेकंड लेके आए हैं, फॉर्मेशंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, फॉर्मेशंस ऑफ ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यानी कि आप कह सकते हो बेसिक प्रिंसिपल जो MOT का है वो क्या होता है। ये बात आपसे पूछ ली जाती है इन 1 मार्क्स, व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ MOT। तो MOT का जो बेसिक प्रिंसिपल है बेटा वो है लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या है? molecular orbitals are formed, molecular orbitals are formed by the linear combinations of atomic ऑर्बिटल्स, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इस फॉर्म में LCAO की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो क्या है, अगर आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स लीनियरली कंबाइन करें तो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशंस होती हैं। ये बेसिक प्रिंसिपल है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थ्योरी का। अब कैसे बनेंगे, कैसे क्या होगा, उसके लिए आपको एक माइंड में बात रखनी होगी क्या, कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है बेटा वो इलेक्ट्रॉन्स वेव, यानी कि वेव नेचर्स होता है उनका। ये स्टार लगा करके आपका एक पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने सेकेंड यूनिट में भी पढ़ा था कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक वेव, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर इलेक्ट्रॉनिक wave and electronic wave ई डॉट डब्ल्यू का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वेव हैव क्या होगा, टू फेज, दो फेज होंगे उनके पास। एक क्या होगा विद इन द फेज, एक आउट ऑफ द फेज। ठीक है, टू फेज होंगे, एक तो कहेंगे हम इन फेज, और सेकंड वाला क्या होगा एंड आउट फेज। अब बात चलेगी हमारी कुछ अजम्पशंस पर। सपोज आपको पता है जो ये साई ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, ठीक है, फंक्शंस। साई क्या आपका एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, और आपके पास दो मॉलिक्यूल्स हैं A एंड B, टू एटम्स आपके पास टू हैं, जिसको हम कहेंगे A एटम एंड B एटम। ठीक है, ये दो एटम हैं, और इनके वेव फंक्शंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इनके वेव फंक्शंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे साई A एंड साई B। वेव आपको पता है कैसे होती, वेव ऐसे क्रस्ट ट्रफ की फॉर्म में होती है, इस तरीके से, ये इस तरीके से हो गया आपकी क्रस्ट ट्रफ। इज दैट क्लियर? अब हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे वो देखना। केस वन, ठीक है, केस वन में हम क्या है, व्हेन टू वेव्स आर इन फेज, व्हेन टू waves are
इन फेज। फर्स्ट केस आपका इन फेज में आपके पास दो वेव हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, दो फेज हैं, दिस वेव आर कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या कहेंगे उनको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसी वजह से इसको क्या कहेंगे, सो दैट दे एड अप एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द न्यू वेव्स, सो दैट इन फेज का मतलब क्या है कि दोनों ऐड हो जाएंगी, इन फेज, सो दैट दे ऐड अप, दे ऐड अप एंड द एम्पलीट्यूड of new wave is क्या होगा, जो ये है फाई क्या हो जाएगा, न्यू एम्पलीट्यूड क्या आएगा, वो ये क्या आएगा, साई ए प्लस साई बी, साई ए प्लस साई बी। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए रिप्रेजेंटेशन वेव की फॉर्म में। अगर आपके पास कुछ ऐसे नेचर है, एक वेव का ऐसे नेचर है आपके पास, ठीक है, ये क्या है, एम्पलीट्यूड, ये क्या था आपका, एम्पलीट्यूड साई ए, इज दैट क्लियर, प्लस सेकेंड वेव आएगी कुछ ऐसे ही, ये क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ बी एटम्स, एम्पलीट्यूड ऑफ बी एटम। देखो ये भी इन फेज है, ये भी इन फेज है, ये नीचे है, ये नीचे है, मतलब इनका जो वेव नेचर है वो सेम है। तो इस टाइप से जो आपकी क्या आएंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे या वेव्स कंबाइन करेंगी, वो एड अप होंगी, और नेट जो रिजल्ट आएगा इन दोनों से, वो नेट रिजल्ट, दोनों की जो वेव्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। देखिए बिल्कुल अच्छे से, ये देखो आपकी जो ये वेव्स पहले इतनी थी, दोनों का ऐड होकर के क्या हो जाएगा, इतना बन जाएगा। दैट क्लियर, देखो वेव्स जो है ये आपकी इंक्रीज हो गई, ये क्या बना, साई ए प्लस साई बी, वेव फंक्शन दोनों का ऐड हो गया, ठीक है। न्यू फाई इज इक्वल टू जो आया था, मैंने क्या लिखा था, साई वन प्लस साई बी, और दोनों की वेव ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इज दैट क्लियर। तो ये क्या था, इन फेज वाला केस। सेकंड केस क्या बनेगा, व्हेन टू वेव्स आर आउट ऑफ फेज, उसको हम कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस। क्या कहेंगे उसको, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस। केस सेकंड में क्या है, व्हेन द टू वेव्स आर आउट ऑफ फेज होंगी, तो उसको हम कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस। और जो उनका वेव्स का सब्ट्रैक्ट होगा, डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है, द वेव्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर एंड द वेव्स आर subtracted to each other. So the amplitude of the wave is, amplitude कैसे निकालेंगे, so the amplitude of the new wave is क्या हो जाएगा, phi is equal to साई ए माइनस साई बी, माइनस हो जाएंगे। इनका हम कैसे दिखाएंगे रिप्रेजेंटेशन है, बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। अगर एक वेव का जो है इस तरीके से क्रस्ट ट्रफ, ठीक है, और सेकंड वाले का जो है वो कैसे है, इस तरीके से। तो देखो ये क्या है, ये एम्पलीट्यूड ऑफ साई ए, और ये क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ साई बी, एम्पलीट्यूड ऑफ साई बी। फिर से देखिए, ये क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ साई ए, ये क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ साई बी। ये अपर, इसका जो वेव क्या है वो अपर की डायरेक्शन में है,
इसका क्या है नेचर। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ये वेव्स क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट, और इनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। नेट न्यू जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस तरीके से डिक्रीजिंग वे में आ जाएगा, डिक्रीजिंग वे में आ जाएगा। देखिए बिल्कुल डिक्रीजिंग, ये पहले था इतना, अब क्या हो गया डिक्रीज होके इतना आ गया। इज दैट क्लियर। तो अब इसको क्या सकते, नो द प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय द स्केयर ऑफ द एम्पलीट्यूड, इसका स्केयर कर दीजिए। तो साई का अगर हम स्केयर करेंगे फॉर केस वन, फॉर केस वन, और केस वन क्या निकालने के लिए, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है आपको पता है, साई स्केयर क्या बताता है हमें, आपको मैंने सेकेंड यूनिट में क्या बताया था, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साई स्केयर, इस टेल्स अबाउट द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस। क्या था इसका फंक्शन, इस टेल अबाउट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोबेबिलिटी अराउंड द न्यूक्लियस। तो हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फाइंड आउट करनी न्यूक्लियस के अराउंड। तो केस वन के लिए हम इसका क्या कर देंगे, साई स्केयर इज इक्वल टू साई सॉरी फाई, इसको फाई कहेंगे, इसको साई वन, साई ए स्केयर प्लस साई बी कंप्लीट का स्केयर कर लीजिए। चलो साई वन प्लस साई टू का स्केयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा साई ए स्केयर प्लस साई बी स्केयर प्लस टू साई ए साई बी। इज दैट क्लियर। केस सेकंड के लिए अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी तो क्या करेंगे, फाई स्केयर डैश, इसको डैश मान लीजिए, ये सेकंड केस में साई डैश है। साई डैश क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू साई ए माइनस साई बी का होल स्केयर इज इक्वल टू साई ए स्केयर माइनस साई बी स्केयर माइनस टू साई ए साई बी। ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, आपने ऐसे पढ़ा होगा ना, अगर हम किसी भी चीज़ का स्केयर करते हैं मतलब a प्लस बी का स्केयर क्या होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab एंड a माइनस बी का स्केयर क्या होता है आपको पता है, स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस 2ab। तो आप देखो जो साई स्केयर आपका कंप्लीटली एडअप हुआ था, सेम फेज में था, ठीक है, इन फेज था, तो उसको क्या कहेंगे, साई वन स्केयर प्लस साई बी साई ए स्केयर प्लस साई बी स्केयर प्लस टू साई ए साई बी। मतलब इसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा है, वो क्या है ज़्यादा। तो ये जो केस बनेगा ये बनेगा बेटा आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्या बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिसमें सभी का समअप है, और इसमें सब्ट्रैक्शन है, सब्सट्रैक्शंस है, उसमें क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग ABMO। कल बताया था ना, BMO और ABMO क्या है, एंटी बॉन्डिंग, A फॉर एंटी, B फॉर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इज दैट क्लियर। तो याद रखना कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें फाइंडिंग probability of an electrons, finding probability of an electrons is more as comparison to एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी लिख लीजिए इस बात को, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा, कि आपकी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, इन विच ऑफ द ऑर्बिटल हैव मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। तो क्या होगा, आपका जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो ज़्यादा कैपेसिटी रखता है टू फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन्स। इज दैट क्लियर। और एक बात याद रखना है, जैसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, ऊपर वाली वेव्स को, अगर मैं ऊपर वाली वेव्स को पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करूं और नीचे वाली वेव्स को मैं नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करूं, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है, याद रखना आप हमेशा ही। तो जो ये ऊपर वाला, इसको तो हम क्या कहा था, सेकंड में पढ़ा था क्रस्ट, और इसको क्या कहा था, ट्रफ, क्रस्ट एंड ट्रफ। जो बेटा ये वाला है आपका ये पॉइंट, इस वाले पॉइंट को आप कहते हो नोड। क्या कहते हो, नोड, जहां पर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी 0 होती है। जो ये पॉइंट होता है ये क्या होता है आपका, नोड होता है, जहां पर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी 0। इज दैट क्लियर। अब कॉम्बिनेशन सुन लीजिए आप, जी अगर आपके पास कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बने कि पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, हमेशा क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा, और ये जो फॉर्मेशन करेगा ये देगा साइन कन्वेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट,
ये देगा आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्या देगा आपको ये? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अगर आपको ये कॉम्बिनेशन मिले नेगेटिव साइन और नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव नेगेटिव आपको पता है मैथमेटिक्स में क्या हो जाता है? पॉजिटिव। तो भी आपको क्या प्रोबेबिलिटी मिलेगी? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्या बनेगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अगर आपको ये फर्स्ट केस, सेकंड केस कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं आपको, थर्ड केस क्या बने? अगर आपको एक पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव है, तो क्या मिलेगा आपको? पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है। अगर नेगेटिव आपके पास आए तो ये जो कैपेसिटी आपको क्या देगा? जो फॉर्मेशंस होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और फोर्थ केस में ये पॉजिटिव, तो पहले ये नेगेटिव आ जाए और ये पॉजिटिव आ जाए, तो क्या मिलेगा आपको बताइएगा? ये आपको नेगेटिव फिर से देगा और बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये चार केस बनते हैं। देखो ये आप क्रस्ट ले लीजिए, ये आप ट्रफ ले लीजिए, ठीक है। और ये रिजल्टेंट आपका क्या बनेगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या बनेंगे? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पॉजिटिव तो बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग। इस टेबल को आप बिल्कुल अच्छे से याद करेंगे। इज दैट क्लियर? अब आपकी कुछ और बातें बताते हैं, इंपॉर्टेंट बातें। आपको पता चल गया बॉन्डिंग में जो है आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फाइंड आउट करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो जो वेव्स का एडअप होता है, और जो एंटी बॉन्डिंग है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोबेबिलिटी कम होती है, क्योंकि वो सब्सट्रैक्शंस ऑफ वेव है। इज दैट क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये लिया मैंने एनर्जी की एक्सेस। क्या ये आपकी इंक्रीजिंग एनर्जी? आप हमेशा यहाँ पर क्या लिखोगे? एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट है। एमओटी बनाते टाइम काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, इस एनर्जी वाले आपको जो है एक्सेस को छोड़ देते हैं, जिससे मार्क्स कटने की पॉसिबिलिटी रहती है आपकी। ये क्या है? एनर्जी। और इधर एनर्जी क्या हो रही है बेटा? बोलिएगा। इधर एनर्जी इंक्रीजेज हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीजेज हो रही है। इज दैट क्लियर? तो आपने क्या किया, ये एटॉमिक ऑर्बिटल लिया, आपने साई ए। ये क्या आपका? एटॉमिक ऑर्बिटल। इज दैट क्लियर? और इधर आपने लिया साई बी, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बी। एटॉमिक ऑर्बिटल है दोनों। अब दोनों क्या करेंगे? बोलिए। दोनों कंबाइन करेंगे। ये दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ। और आप मेरे को बताइए, कल मैंने आपको वीडियो में क्या बताया था? अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके पास कंबाइन होंगे, या दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। यहाँ बीच में आप लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो एक ये रहा और एक ऐसे ही अपर डायरेक्शन में बनेगा, ये ऐसे। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने, वन ये सेकंड ये। इज दैट क्लियर? जिसकी एनर्जी कम हुई, जिसकी एनर्जी डिक्रीज हुई, उसको हम कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और सेकंड वाले को कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बीएमओ, एबीएमओ, इसको बी बना हुआ है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट सुनना, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखो, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मैंने वेव की नेचर में बताया था, कैसे बना था। ये साई 1 है, साई 2 है, तो इसको हम बीएमओ को क्या लिख सकते हैं? बोलिए, क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं फाई। रिजल्टेंट था ना आपका न्यू ऑर्बिटल्स जो बना था, फाई इज इक्वल टू साई A1 साई बी, साई ए प्लस साई बी। और एबीएमओ कैसे बना था? फाई इज इक्वल टू साई ए माइनस साई बी। इज दैट क्लियर? तो ये आप इसके इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इनके बीच में ये जो होता है, ये होता है एनर्जी डिफरेंस। क्या होता है ये? एनर्जी डिफरेंस। जो ये नीचे की तरफ जो एनर्जी है, देखो इनकी जो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी ये थी, इक्वल एनर्जी। कल मैंने क्या बताया था? एटॉमिक ऑर्बिटल्स तभी कंबाइन करेंगे तब दोनों के बीच में क्या हो? कंपेरेबल एनर्जी, सेम सिमेट्री एंड सेम शेप।
तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल इनकी एनर्जी ये थी ओरिजिनल, ये जो तब दोनों कंबाइन किए तो एक ऑर्बिटल ने अपनी एनर्जी क्या कर ली, कम, तो उसको रिप्रेजेंट कर दिया मैंने डेल्टा से। किससे रिप्रेजेंट कर दिया, डेल्टा से, जो कि एनर्जी है डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल एंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और कुछ की एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो हो क्या हो गई, इंक्रीज, और उसको रिप्रेजेंट कर दिया मैंने डेल्टा स्टार से। किससे रिप्रेजेंट कर दिया, डेल्टा डैश से या स्टार से, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर, यस और नो। अगर इसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन्स है और जो आपका एटम बी है इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन करके बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होंगे। और इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग कल मैंने आपको कैसे बताई थी, इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग हम करेंगे अकॉर्डिंग टू 3 रूल्स, 3 प्रिंसिपल, हॉर्न्स रूल्स, ऑफ बोर रूल्स एंड आपका क्या था, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। उसके बेस पर हम क्या करेंगे, इनमें इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करेंगे, ऑफ बाउ, पॉली एंड हॉर्न्स रूल के बेस पर। इज दैट क्लियर। तो मैंने क्या कहा था पीछे अभी कि जो बीएमओ में है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, हाइयर होगी। तो ये आपका जर्नल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, क्या ये जर्नल रिप्रेजेंटेशन है। और इधर देखो, अगर आपकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बोलिए, एनर्जी और स्टेबिलिटी में क्या रिलेशंस होता है, बोलो, स्टेबिलिटी विल बी डिक्रीजेज, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीजेज। ये एरो का साइन मैंने नीचे की तरफ कर दिया है, डिक्रीजेज। इज दैट क्लियर। अब बात एक और भी सुनने वाली है इसमें कि सर चलो ठीक है, आपने अच्छा समझाया, अच्छा समझ आया हमें, लेकिन अब हमें ये रीज़न अब भी क्लियर नहीं हो रहा है कि बीएमओ की तो एनर्जी डिक्रीज हो जा रही है और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जा रही है। तो इसके फेवर में आप क्या आंसर देना चाहोगे, हमें कैसे सेटिस्फाइड करना चाहोगे, तो वो सुनिएगा बात। अब मेरे को एक बात बताइए, आपको ये पता है, देखो वो जो पॉजिटिव और पॉजिटिव मैंने ऐसे लिखे थे, ये सिमिट्री होती है बेटा, ये क्या होती है, सिमिट्री। मैंने ये पॉजिटिव पॉजिटिव लिखते टाइम कहीं भी चार्ज, पीछे मैंने कहीं भी चार्ज का कोई जिक्र नहीं किया था, बोलो यस और नो, यस सर। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव क्रस्ट रफ होती है ये सिमिट्री कहलाती है, कि जो ऊपर वाली क्रस्ट मैंने जो आपको दिखाई थी उसका सेम नेचर है और जो नीचे मैंने दिखाया था उसका सेम नेचर है। इज दैट क्लियर। वो सिमिट्री की बात थी, नेचर्स की बात थी, नॉट चार्ज। अब बात आती है चार्ज की, वो सुनना है आपको बिल्कुल अच्छे से। अब मेरे को एक बात बताओ, तब हम पॉजिटिव चार्ज के पास लेके आएंगे, पॉजिटिव चार्ज को दूसरे पॉजिटिव चार्ज के पास लेके आएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, बोलो बोलो सर, रिपल्सन होगा। क्या होगा बेटा जी, बोलिए, रिपल्सन होगा। तब हम पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट चार्ज को एक दूसरे के पास लेके आए तो क्या होगा, बोलो, अट्रैक्शन। क्या होगा बच्चे, अट्रैक्शन हो जाएगा। इतना क्लियर है या नहीं है, यस और नो, यस सर। बस हमारा काम हो चुका है। अब बात आती है बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो होते हैं, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं, इनकी जो एनर्जी है वो डिक्रीज क्यों होती है जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपके कंबाइन करते हैं, और एनर्जी डिक्रीज होगी, स्टेबिलिटी क्या होती है बेटा जी, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। क्यों, अब सुनिए, आपने अज्यूम किया कि सर हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन है सर, इसके बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन है सर। ये है ए एटम और ये है सर हमारा न्यूक्लियस ऑफ सेकंड बी एटम्स, और इसमें भी सर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो बिल्कुल ध्यान से, ये बी एटम है, तो बॉन्डिंग का केस हुआ कुछ ऐसे, बॉन्डिंग का केस हुआ कुछ ऐसे कि ये तब न्यूक्लियस और ये एटम इसके पास आया और ये इसके पास आया। देखो ये इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा है
पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा है। तो इन दोनों का केस कुछ ऐसे होगा बेटा, कुछ ऐसे होगा या नहीं होगा, बोलो यस और नो, यस 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 बोलो। मतलब क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन ने, इस वाले इलेक्ट्रॉन्स ने इस न्यूक्लियस को क्या कर लिया है, सील्ड कर लिया। बिल्कुल ध्यान से सुनना है, देखो क्या कह रहा हूं मैं, ये दोनों पास पास आए तो इस वाले इलेक्ट्रॉन्स ने इसको न्यूक्लियस को क्या कर लिया है, सील्ड कर लिया है, ढक लिया है। क्या कर लिया है, सील्ड कर लिया है, छुपा लिया है। तो क्या पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में कुछ रिपल्सन हो पाएगा बॉन्डिंग के केस में, बोलो। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस को कवर कर ले, सील्ड कर ले, तो क्या इनमें कुछ रिपल्सन हो पाएगा, बोलो यस और नो। आप कहेंगे नो सर, ये इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें सील्ड हो जाएगा। तो क्या होगा, जो न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस ऑफ ए और न्यूक्लियस है बी वाला, न्यूक्लियस ऑफ ए एंड न्यूक्लियस ऑफ बी, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, सील्ड होने से क्या हो जाएगा, नो रिपल्सन। क्या होगा, नो रिपल्सन। फर्स्ट केस बोलो क्लियर, यस और नो। सर क्लियर है, वेरी गुड। अब बात करते हैं केस सेकंड की। सेकंड केस की अगर हम बात कर रहे हैं तो सेकंड केस में क्या होगा, तो सेकंड केस में अगर हम कुछ ऐसी सिचुएशन बना दें, पॉजिटिव चार्ज रहा और इसका इलेक्ट्रॉन्स ये रहा बी वाला ए वाला एटम, इज दैट क्लियर। ये रहा न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन्स हम अगर इधर दिखाएं, मतलब इन सिंपल इलेक्ट्रॉन्स की छोड़िए, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग कैपेसिटी क्या है, कम। एंटी बॉन्डिंग में मैंने प्रूफ किया पीछे कि जो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है, लेस। सेकंड केस में जो इलेक्ट्रॉन्स फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, लेस होने का मतलब पता नहीं कहाँ है, ओके, कम है मतलब कि उस केस में। तो अब देखो, अगर मैं इन दोनों को पास पास लेके आऊँ तो कुछ ऐसा होगा, बोलो यस और नो। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है या नहीं पता भी नहीं है, और ये पॉजिटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें देखो, क्या कोई इलेक्ट्रॉन सील्ड करने के लिए कोई अवेलेबल है, कोई इलेक्ट्रॉन सील्ड करने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, नो सील्डिंग। क्या हो जाएगा, नो सील्डिंग। अगर कोई सील्डिंग ही नहीं होगी तो न्यूक्लियस ऑफ ए एंड न्यूक्लियस ऑफ बी में क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज, और ऊपर आपने सीखा पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। नेगेटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। तो देखो, ये पॉजिटिव पास आने से इन दोनों में क्या हो जाएगा, मैं इधर लिख रहा हूँ रिपल्सन। और अगर रिपल्सन हो जाएगा बेटा, रिपल्सन हो जाएगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। बच्चों को ये आ जाता है, रट लेते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि बॉन्डिंग की एनर्जी डिक्रीज क्यों होती है, एंटी बॉन्डिंग की जो एनर्जी है वो इंक्रीज क्यों होती है। इज दैट क्लियर, यस और नो। तो आज सिर्फ मैंने आपको यही बताया कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे बनते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दो टाइप के होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और आपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को अगर इलेक्ट्रॉनिक वेव की वे में ट्रीट किया तो उसमें क्या हुआ, इन फेज और आउट ऑफ फेज दो केस बने। इन फेज में एडिटिव नेचर होता है, आउट ऑफ फेज में सब्ट्रैक्टिव नेचर्स होता है। फिर हमने क्रस्ट की हेल्प से क्या पॉजिटिव नेगेटिव की केस बनाए। पॉजिटिव जो सेम सिमेट्री होती है तो क्या बनता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और नेगेटिव हो तो भी प्लस बनता है तो क्या होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। थर्ड केस पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव दो केस थे आपके, उनमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और फिर मैंने आपको ये बताया कि हम तब क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करेंगे तो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का होंगे बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। ये कैसे रिप्रेजेंट होंगे, इन दोनों की एनर्जी कैसे होगी, बॉन्डिंग की एनर्जी डिक्रीज होती है, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी इंक्रीज होती है। कैसे होती हैं वो मैंने आपको ये बता दिया। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केस में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं तो वो न्यूक्लियस को सील्ड कर लेते हैं, और न्यूक्लियस दूसरे वाला न्यूक्लियस तब उसकी तरफ मूव करता है तो न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन नहीं होता है। रिपल्सन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, उनकी एनर्जी डाउन हो जाएगी, ठीक है। और इसका अपोजिट हो जाएगा सेकंड केस, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 होती है। अगर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 होगी
तो तब न्यूक्लियस आपस में एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो न्यूक्लियस पास पास आएंगे तो रिपल्सन हो जाएगी तो एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। यस और नो? यस सर। कल हम करेंगे इसी का एक लास्ट बेसिक इंट्रोडक्शन, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और फिर हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। ठीक है, तीन वीडियो के साथ हम इसको कवर अप करेंगे। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करें और इस टॉपिक को बेटा बिल्कुल अच्छे से समझे। ये कह सकते हैं MOT आपका केमिस्ट्री का हार्ट है, नॉट इनऑर्गेनिक, केमिस्ट्री का हार्ट है। इज दैट क्लियर? आगे ऑर्गेनिक में भी बहुत सारी आप क्या पढ़ोगे, MOT के बारे में पढ़ोगे, हायर क्लासेस में भी आप MOT के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू।